लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद बीजेपी में भूचाल। आरएसएस ने अपनाए सख्त तेवर। भाजपा से कहा, भ्रष्टाचारी अजीत पवार से तोड़ो नाता। उद्धव महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनौती देने को तैयार। तैयारियां हैं जोरों पर। पार्टी को और मजबूत करेंगे उद्धव। बीजेपी में चिंता की लहर। आखिर भाजपा क्यों डोरे डाल रही है उद्धव ठाकरे पर? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे लोकसभा में 2014 और 2019 में 23 सीटें अपने दम पर मिली थी, मगर आज भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई है। उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ इन दोनों की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उद्धव ठाकरे को मनाने में लगी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा के एक नेता हैं चंद्रकांत पाटिल। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी खराब सेहत के बावजूद लोकसभा चुनावों में बहुत मेहनत की, मगर उनके मुकाबले उनके सहयोगियों यानी कि कांग्रेस और एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली और उद्धव सेना को सिर्फ 9 सीटें मिली। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। चंद्रकांत पाटिल ने जो ये बयान दिया ना दोस्तों, इसके मायनों को समझिए। कहीं ना कहीं चंद्रकांत पाटिल एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो उद्धव ठाकरे को ताना मार रहे हैं कि जब आप हमारे साथ थे तब आपको 18 सीटें मिली थी, मगर आप 9 सीटों पर आ गए हैं। दूसरा, वो कहीं ना कहीं अपने उस डर को संबोधित कर रहे हैं कि अगर यही गठबंधन बना रहा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। मगर चंद्रकांत पाटिल एक सच को भूल जाते हैं। जब शिवसेना को 2019 में 18 सीटें मिली थी, तो हम ये ना भूलें कि वो यूनिफाइड शिवसेना थी, यानी कि वो दो फाड़ नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन्होंने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया था। एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। और इस चुनौती के बावजूद उद्धव ठाकरे मैदान में उतरे। और ये ना भूलें, जनता के सामने एक जबरदस्त असमंजस था। वो जबरदस्त असमंजस क्या था? वो जबरदस्त असमंजस ये था कि जो चुनावी चिन्ह थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उद्धव से उनका चुनावी चिन्ह छीन लिया गया था, शरद पवार से उनका चुनावी चिन्ह जो है वो छीन लिया गया था। जनता में जबरदस्त असमंजस था। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे गठबंधन को भाजपा गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली, जबकि पार्टी को नोच दिया गया था, भाजपा ने उसे खत्म कर दिया था। और आज भाजपा ये कह रही कि उद्धव ठाकरे जब हमारे साथ थे तो उन्हें 18 सीटें मिली। अरे भाई, भाजपा ने उस शिवसेना को नोच दिया था। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के बहकावे में आ जाएंगे? बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि उद्धव ठाकरे उनके पाले में आ जाए। और वो कोशिश क्यों कर रही है दोस्तों? वो कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि हर गुजरते दिन के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे को अपने दम पर आधे दर्जन से ज्यादा सीटें मिली, मगर उन्हें सिर्फ एक मंत्री पद मिला। यही नहीं, अजीत पवार की पार्टी को भी राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया, और वो भी प्रफुल्ल पटेल को। और आप जानते हैं, कांग्रेस की सरकार में प्रफुल्ल पटेल के पास कैबिनेट मंत्री का पद था। यानी कि भाजपा को अब परवाह नहीं है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, यहां तक कि वो इन्हें नाराज करने को भी तैयार हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि वो उद्धव ठाकरे को यह संदेश दे रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। भाजपा प्लानिंग कर रही है विधानसभा चुनावों की। भाजपा को यह भी लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाएं तो एकनाथ शिंदे भी उनके साथ बने रहेंगे और शिवसेना एक बार फिर एक हो जाएगी। और अगर शिवसेना और भाजपा एक हो गए तो विधानसभा चुनावों में भाजपा और यूनिफाइड शिवसेना की जीत लगभग तय है।
मगर बड़ा प्रश्न, क्या उद्धव ठाकरे इस बहकावे में आ जाएंगे? उद्धव ठाकरे इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में उनका कितना मजाक बनाया था। इनफैक्ट जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे पूरी भाजपा, निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कितनी बार उद्धव ठाकरे पर ताना मारते हुए कहा था कि ये तो नकली हैं, ये तो नकली शिवसेना है। याद है कि नहीं? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। और इसी का जवाब उद्धव ठाकरे देते थे। उद्धव कहते थे कि जिनकी अपनी डिग्री पर सवाल है वो मुझे नकली बता रहे हैं। याद कीजिएगा उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया था, सुनते हैं। गद्दारांचे दोन मालक महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत। कोण गद्दार तुम्हाला माहिती आहे आणि मालक कोण तेही माहिती आहेत। सरळ उघड सांगतो, कारण परवा मी जेव्हा पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा मी बोललो की यापुढे मी जी काही टीका करणार आहे ते देशाच्या पंतप्रधानांवरती नसेल तर नरेंद्र मोदींवरती असेल। कारण देशाच्या पंतप्रधानांचा मी कधी अपमान करणार नाही, करू शकत नाही, करू इच्छित नाही। पण निवडणुकीमध्ये जर का ते येऊन, एक तर तुमचा संबंध काय महाराष्ट्राशी, महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहात तुम्ही, आणि महाराष्ट्रामध्ये येऊन जी शिवसेना प्रमुखांनी भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन केली, तिला जन्म दिला, त्या शिवसेनेला तुम्ही नकली म्हणता। अरे नकली शिवसेना म्हणाले ती काय तुमची डिग्री आहे की काय? ही काय तुमची डिग्री आहे? ही नकली आहे पण आहे। मग त्यांचे दुसरे पार्टनर आले, खंडेणीखोर पक्षाचे दुसरे नेते अमित शहा, ते बोलून गेले शिवसेना नकली आहे। बोला तुम्ही, पण मी तुम्हाला जे भारतीय जनता पक्षाला म्हणतोय की हा भाडखाऊ जनता पक्ष आहे, भाडखाऊ है, भेकड़ है, भ्रष्ट है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों आपके जहन में सवाल है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे भाजपा के पास जा सकते हैं? दोस्तों राजनीति जो है ना वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कभी अपने मंच पर ये नहीं कहता हूं कि यही होगा या ये नहीं होगा या ये चुनावी नतीजे आएंगे, ये दूसरे यूट्यूबर्स करते होंगे, ये दूसरे पत्रकार करते होंगे, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मगर हमें कुछ तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि यहां पर भाजपा जो है डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाई हुई है। वो जानती है कि अगर उद्धव का गठबंधन बना रहा तो विधानसभा में उद्धव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह भी ना भूलें कि महाराष्ट्र में जिस तरह के लोकसभा के नतीजे आए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस तरह से भाजपा में चल रहा है। मगर दूसरी तरफ उद्धव ये भी जानते हैं कि भाजपा वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद से जीत हासिल करना जानती है, कई बार बेईमानी के जरिए भी, यहां तक कि वो पैसे के दम पर पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना जानती है। और इसकी ढेरों मिसालें हैं। शिवसेना को नोच दिया गया, एनसीपी को खत्म करने की कोशिश की गई, और उनके सामने मिसालें भी हैं।
वो मिसालें क्या हैं कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर भाजपा क्यों डरी हुई है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाजपा को 9 सीटें आई हैं और 2014 में उसे 23 सीटें मिली थी दोस्तों। जो चुनावी आंकड़े आए हैं ना दोस्तों, ये तमाम आंकड़ों को देखिए आप। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा जो है अब वो एक शहरी पार्टी बनती जा रही है, एक अर्बन पार्टी बनती जा रही है। मगर अगर शहरी इलाकों की भी बात करें तो भाजपा को मुंबई, ठाणे और नासिक में बहुत ही कठोर चुनौती मिल रही है और बात सिर्फ वहां तक सिमटी नहीं हुई है। मैं इन दो इलाकों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, विदर्भ और मराठवाड़ा। हर गुजरते दिन के साथ इन इलाकों से भाजपा का जनादेश खत्म होता जा रहा है। यानी कि लोकसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा एक शहरी पार्टी है। यहां तक कि अपर कास्ट वोटर्स में उसका विश्वास कायम है। मराठियों में, ओबीसीज में, दलितों में जो उसका विश्वास था वो बहुत जोरों से कम हुआ है, खास तौर से दलित में। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि भाजपा के नेता ये लगातार कहते रहे कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे। इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने चुनावों में उठाया और सफलतापूर्वक उठाया। ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, वो संविधान जिसके जरिए दलितों को न्याय मिलता है, आरक्षण मिलता है। और परिणाम हमने महाराष्ट्र में देखा। दलितों ने एकजुट होकर उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट किया। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का मोर्चा है, उन्हें विश्वास मिल रहा है मराठियों का, ओबीसीज का, दलितों का जोर शोर से, मुसलमानों का एक तरफा वोट। और भाजपा इसलिए डरी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या उद्धव ठाकरे भाजपा पर विश्वास करेंगे। उसके लिए कहीं और चलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस खबर की तरफ खींचना चाहूंगा। 48 वोट से जीत, सीसीटीवी फुटेज गायब, रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप, एनडीए की जीती सीट का मामला फंस गया है। दोस्तों मुद्दा है मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का। वहां पर जीते रविंद्र वायकर। अमोल कीर्तिकर जो वहां से हारे, जो कि उद्धव ठाकरे मोर्चे के थे, वो महज 48 वोटों से हारे। और क्या आप जानते हैं इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए ना, तो फिर इस मामले में वो अपनी इजाजत क्यों नहीं दे रहे, अपनी अनुमति क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यहां पर रविंद्र वायकर जो हैं वो सिर्फ 48 वोटों से जीते थे। और यह भी कहा जा रहा था कि सीसीटीवी की फुटेज को गायब कर दिया गया है। अब जब यहां पर इतना गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है तो इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? इस मुद्दे पर आखिर अदालत स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? उद्धव ठाकरे की निगाह इस तरह के मामलों पर है कि भाजपा जीत के लिए संवैधानिक मर्यादाओं, संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। बहरहाल ये मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये हैं रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर। ये हैं वो दो पात्र। मैं आपको बतला चुका हूं कि रविंद्र वायकर को महज 48 वोटों से जीत हासिल हुई थी। खबरें क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगा है कि उन्होंने वोटिंग हॉल के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया। मुंबई के नेस्को काउंटिंग सेंटर में वायकर के रिश्तेदार को कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा गया था। चुनाव आयोग ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मिड डे ने रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से लिखा है कि उन्हें 11 जून को मुंबई पुलिस से एक पत्र मिला जिसमें सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध किया गया था और एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता की मांग की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भेज देंगे। आसपास में 77 सीसीटीवी फुटेज है, मगर अब तक रिटर्निंग ऑफिसर ने सीसीटीवी फुटेज नहीं भेजा है। आपके जहन में सवाल, यह मामला क्या है? तो क्या है मामला? आपकी स्क्रीन पर। विवाद 4 जून को शुरू हुआ जब शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर को वोटों की गिनती के दौरान नेस्को सेंटर में कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखा गया। भारत जन आधार पार्टी के सुरेंद्र मोहन अरोड़ा ने तुरंत वनराई पुलिस को इसकी सूचना दी और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया।
वनराई पुलिस ने पांडिलकर का फोन जब्त कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई कॉल डेटा रिकॉर्ड या सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि अरोड़ा का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अरोड़ा ने कहा है कि वनराई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि वरिष्ठ निरीक्षक उपलब्ध नहीं है और वो बिना पेपर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मुद्दे पर अब गठबंधन जो है हाईकोर्ट जा रहा है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जानते हैं कि भाजपा का चरित्र अब ये बन गया है। इस तरह से वो जीत के लिए राजनीतिक मर्यादाओं की ऐसी तैसी करने को तैयार है, जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ दिनों पहले जिस अशोक चव्हाण, जिस अजीत पवार, जिस छगन भुजबल, जिस नारायण राणे को पानी पी पी कर गाली दिया जाता था, आज वही भाजपा की गोद में बैठे हैं। अशोक चव्हाण तो राज्यसभा भेज दिए गए हैं भाजपा की तरफ से, सिर्फ राजनीति के लिए। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि भाजपा ये सब करती है, तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के पास जा सकते हैं? क्योंकि जरूरत भाजपा की है, बौखलाई हुई भाजपा है, डेस्परेट भाजपा है। तो कायदे से मुझे नहीं लगता कि उद्धव ऐसा करेंगे। उद्धव का लक्ष्य साफ है, वो भाजपा को महाराष्ट्र से खत्म कर देना चाहते हैं। और मैंने आपको बाकायदा आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन्स में भाजपा का जनाधार खत्म हो रहा है। भाजपा अब एक अपर कास्ट पार्टी बनकर रह गई है। पिछड़ों में, दलितों में, मराठियों में, तमाम लोगों में जो उसका जनाधार खत्म होता जा रहा है, और ये भाजपा के लिए चिंता का सबब है। भाजपा सिर्फ एक सूरत में बच सकती है, अगर उद्धव ठाकरे उनके पाले में आ जाएं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे? इंतजार कीजिए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।